सो पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग कुछ बात कर रहे होंगे आपके सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जाते जाते ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। नो डाउट कि कल जो हमने आपको थाउजेंड्स क्वेश्चंस करवाए थे और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मैंने पेपर का एनालिसिस किया, मैंने देखा कि पूरे 100 क्वेश्चंस आपके जो बच्चे वो 100 क्वेश्चंस लगा करके गए थे उससे भी, और जो मेरी एक शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य की मैंने आपको एक पेड पीडीएफ दी थी जिसमें केवल हमने 200 डेफिनेशंस थी, तो लगभग 80% डेफिनेशंस उसी पीडीएफ से आई हुई हैं, है ना। तो अगर आप चाहें तो अभी भी समाजशास्त्री का एक कोर्स है, ऐप पे अवेलेबल है, आप ऐप इंस्टॉल करके वो ले सकते हैं, जिसपे पहले वो 100 का था, अब उस पर ऑफ कर दिया गया 70%, तो वो ऐप पर ही आपको अवेलेबल हो जाएगा 30 रुपीज़ में, है ना। उसके लिए हम आपको बता दें, मान लीजिए किसी कारणवश आपकी वो पीडीएफ नहीं खुलती है, तो सबसे पहले आपको ऊपर 3 लाइंस में जाकर के फॉलो कर लेना होगा। फॉलो करने के बाद में आप अपना नाम, नंबर और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पीजी पॉइंट पे, हम आपको तुरंत एक्सेस दे देंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। 521 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार संस्कृति ग्रहण की कौन सी व्याख्या उपयुक्त है। तो सबसे पहले ये बात, दो संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उस प्रक्रिया को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें एक न जातीय समूह अपने विशिष्ट विशेषताओं को समाप्त कर अन्य सामाजिक खंड से अभेद हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसात्करण। आत्मसात्करण शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुछ अन्य लक्ष्य या प्रणाली का अन्य सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी सह स्थिति के संदर्भ दे करके परिभाषित किया गया है। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन ब्राज़ील, ये किसने कही थी, तो ये कही थी सैंडर्स ने। कैसे याद रखोगे कि ज़्यादा मॉडर्न बनने के लिए सैंडल पहनी जाती हैं, जब लड़कियां ज़्यादा मॉडर्न बनती हैं तो क्या पहनती हैं, सैंडल, ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 525 कह रहा है कि मॉडर्नाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लेखक कौन है, तो ये क्या है आपके श्यामलाल हैं। कौन है, श्यामलाल है। देखो अब मैम यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ये आपको याद रखना होगा कि जब लड़कियां यूनिवर्सिटी जाती हैं तो भाई ड्रेस क्या चलती है, ब्लू कलर का कुर्ता चलता है उनको, है ना। तो और ब्लू और ब्लैक कलर को क्या कहते हैं, श्याम, मतलब रेड, श्याम और लाल कलर की जो है पहन करके ड्रेस जाती है मॉडर्न दिखने के लिए, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि के आधुनिकीकरण उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकारों के परिवर्तन की क्रिया है जो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक पश्चात यूरोप और उत्तरी अमेरिका, देखिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका में विकसित हुए और फिर वहाँ से अन्य यूरोपीय देशों में फैले तथा 19वीं और 20वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका, एशियाई और अफ्रीका महाद्वीप में फैले। ये कथन किसका है आपका, तो ये कथन है SN आइजेंटाइट का। क्वेश्चन नंबर 527 देखिए, भारत में आधुनिकीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, औद्योगिकरण, वैयक्तिकरण और पश्चिमीकरण, सब कुछ आपके आधुनिकीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। शिक्षा द्वारा भारत में आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं आपके, तो परंपरा के विकल्प, जनतंत्रीयकरण, गतिशीलता, विस्तार, ये सभी हैं। धर्म शिक्षा का अंतिम आधार क्या है आपका, तो धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है। ये बात किसने कही थी, विवेकानंद जी ने कही थी। इन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और इन्होंने, देखो जब आदमी क्या करता है, जब अपनी विवेक का इस्तेमाल करता है, यानी अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, तो वो अंतिम निर्णय पर पहुंचता है ना। तो इन्होंने धर्म शिक्षा का अंतिम आधार है ये बताया, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, अस्तु विद्यालय को संपूर्ण बालक से सरोकार रखना चाहिए और कोई भी बालक धर्म के प्रशिक्षण के बिना संपूर्ण नहीं बन सकता। ये शब्द किसके थे, तो ये शब्द थे आपके पीटी मेयर के थे। इन्होंने बताया अस्तु विद्यालय को संपूर्ण बालक से सरोकार रखना चाहिए और कोई भी बालक धर्म के प्रशिक्षण के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो याद रखो कि पीटी जो करवाई जाती थी वो बालक को करवाई जाती थी, लेकिन पीटी का लेना देना धर्म के प्रशिक्षण से नहीं होता था, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में अपने विचार के 1958 की श्री प्रकाश समिति द्वारा धार्मिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश कौन सी थी, तो आपकी शिक्षा संस्थाओं में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास आवश्यक है, ये थी। क्वेश्चन नंबर 532 देखिए, भारत जैसे बहुधर्मी देश में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि यहाँ सभी धर्मों का सहिष्णुता के साथ अध्ययन बनाया जाए। ये सिफारिश किसकी है आपकी, तो ये सिफारिश कोठारी आयोग की है, याद रखना।
कोठरी में बहुत सारे धर्मों को बंद नहीं किया जा सकता है। कैसे याद रखोगे कि कोठरी में बहुत सारे धर्मों को, देशों को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इतने लोग होते हैं भाई, ठीक। और उसके बाद निम्नलिखित में से किसने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? तो राधा कृष्ण आयोग ने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था 1948 में। कैसे याद रखोगे? राधा और कृष्ण क्या है? भगवान जी है ना, तो ये किससे जुड़े हुए हैं? धर्म से जुड़े हुए हैं, तभी तो हम लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इसको आप धार्मिक शिक्षा से राधा कृष्ण आयोग 1948 याद रख लेना, है ना। और उसके बाद में किसने समाज शास्त्र के दो शाखाओं, सामाजिक स्थैतिकी यानी सोशल स्टैटिस्टिक्स तथा सामाजिक गति शास्त्र यानी सोशल डायनामिक्स में विभाजित किया है? तो अगस्त काम्टे ने किया। क्या किया? अगस्त ने, जैसे ऐसे याद रखो, और अगस्त काम्टे नाम है लेकिन ऐसे याद रखो, अगस्त जो महीना होता है उसमें अगस्त में क्या किया इन्होंने? विभाजन। जैसे अगस्त का महीना ना तो गर्मी को होता है ना जाड़े को होता है ना, तो विभाजन हो जाता है ना, गर्मी और जाड़े दोनों का, ठीक। तो वैसे ही क्या हुआ था? अगस्त में विभाजन हो गया था। किसका किसका हो गया था? तो स्थैतिकी का और गतिशास्त्र का, ठीक। एक निश्चित दिशा में होने वाला निरंतर परिवर्तन क्या कहते हैं? तो उद्विकास कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 537 देखिए, जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य अथवा हमारी इच्छा दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रगति। अगस्त काम्टे ने बौद्धिक विकास के 3 स्तर बताए जिनमें से प्रत्येक समाज गुजरता है। इनमें से कौन सा स्तर काम्टे ने नहीं बताया था? तो वैज्ञानिक स्तर बताया था, धार्मिक स्तर बताया था, तात्विक स्तर बताया था। किसने बताया था? अगस्त काम्टे ने बताया था, लेकिन समाजवादी स्तर नहीं बताया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि समाज में गुलाब के फूल होते हैं, गुलाब में कांटे लगे होते हैं, इसलिए काम्टे ने समाजवादी स्तर नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि समाज में गुलाब पेड़ लगे होते हैं, पेड़ में गुलाब के फूल लगे होते हैं, गुलाब में कांटे होते हैं, इसलिए काम्टे ने समाजवादी स्तर नहीं बताया था। ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद में देखिए सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की है? तो WF आगबर्न ने किया। किसने किया? WF आगबर्न ने किया। क्या किया है? सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की। जब कभी भी आग लग जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाई? वो पूरा पूरा समाज परिवर्तित हो जाता है। कैसे कर परिवर्तित हो जाता है भाई? पहले समाज अच्छा अच्छा बना था, अब आग लग गई तो सब काला काला हो गया, ठीक है। ऐसे याद, जब आग जलती है तो क्या हो जाता है? वहाँ पर सब परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक परिवर्तन सब हो जाता है पूरा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन बी काम्टे थे। काम्टे ने क्या बताया? रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन। कैसे बताओगे? जो काम्टे, देखो क्रॉस ऐसे बनता है ना, कांटा ऐसे बनता है क्रॉस, तो कैसे बन रहा है? देखो एक रेखा ये बना रहे, एक रेखा ये बना रहे, तो इन दोनों के रेखाओं से ही तो मिलकर के क्या बन रहा है? कांटा मतलब क्रॉस का निशान, कांटा बन रहा है। तो ऐसे याद रखना। सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो काम्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 540 देखिए, सामाजिक परिवर्तन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, ये सही है आपका। जिसने कहा, क्या कहा? समाज शास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है। इस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कथन किसका था? तो ये कथन मैकाइवर तथा पेज का था। किसने कहा? समाज समय क्रम के रूप में ही विद्यमान रहता है, यह एक प्रक्रिया है, एक वस्तुगत उपज नहीं है। तो ये कथा कहा था लैमले ने। नेक्स्ट, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन क्या है आपका? तो परिवर्तन प्राकृतिक नियम है, बोलते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो बस वही। सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसने कहा? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में होते हैं। तो ये कथन था किंग्सले डेविस का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 547 देखिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है? तो अमूर्त है। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अनिवार्य प्रक्रिया है। ग्लिन ने सामाजिक परिवर्तन के कितने कारकों का उल्लेख किया? तो 6 कारकों का उल्लेख किया। सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने को क्या कहते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है आपके? तो पेरेटो, सोरोकिन और टायनबी, ये क्या है? प्रमुख समर्थक हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो, किसने कहा सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के बौद्धिक विकास का परिणाम? तो ये बात कही थी काम्टे ने। काम्टे ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के बौद्धिक विकास का परिणाम, याद रखिएगा। किसने कहा? मानव की आदतों से होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो बेबलन ने कहा। बेबलन ने ये बात कही। कैसे याद रखोगे? तो ऐसे याद रखोगे कि मनुष्य की आदतों, जब आदतें खराब होती हैं तो वो कैसे खराब होती हैं भाई? वो च्युइंगम खाते हैं, तो च्युइंगम से बबल गम वाला जब खाते हैं तो मुंह में क्या फैलाते हैं? गुब्बारा,
बबलगम से मतलब च्युइंगम खा करके उसको परिवर्तित करके उसका बबलगम से गुब्बारा फुलाते हैं ना, तो ये क्या मानव की आदत, ये क्या खराब है? ऐसे करके मानव की आदत बबलगम वाले च्युइंगम फुलाने की, गुब्बारा ऐसे याद कर लो। उसके बाद में किसने कहा प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन से है, इसलिए प्रगति में मूल्य निर्णय होता है। तो आगबर्न और निमकाफ ने कहा था। सामाजिक परिवर्तन कैसा है? तो सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है आपका। सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन आपका अनुमानित तथ्य है। किस विद्वान ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो M.N. श्रीनिवास ने किया, है ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च प्रायः द्विज जाति को आदर्श कहकर अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा एवं जटिल पद्धति को बदलकर परंपरा से जो स्थान उसे स्थानीय सोपान में मिला है उससे ऊंचे स्थान का दावा करने लगता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 560 देखिए, M.N. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण से केवल कैसे परिवर्तन होते हैं? तो पदमूलक परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? श्रीनिवास, कैसे याद रखोगे? श्रीनिवास। और जब आप किसी के निवास में जाते हैं तो जो पद चरण पादुका होती है ना, पद, अपने पद को क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। भाई जब कोई नई बहू, ऐसे याद रखो, जब कोई नई बहू भाई शादी करके आती है तो जब वो निवास करती है घर में, अपने गृह में, आंगन में, तो वो क्या करती है? अपना पद क्या रखती है? दायां पद आगे रखती है, अर्थात पैर अपना आगे रखती है। ऐसे करके याद रख सकते हो। संस्कृतिकरण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें उच्च जातियां अपना आदर्श छोड़ती हैं, ये कथन सही नहीं है। पश्चिमी देश के साथ दीर्घकालीन संपर्क के परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो पश्चिमीकरण कहते हैं। M.N. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज इन इंडिया में किस तत्व की विवेचना नहीं की है? तो व्यवस्थापन की विवेचना नहीं की है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न पक्ष आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक तथा नैतिक एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सचेत हो जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लौकिकीकरण। सामाजिक परिवर्तन की वह विधि क्या कहलाती है जो मानव की शक्तियों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर लगाती है जो कि तार्किक एवं तर्कपूर्ण एवं विवेकपूर्ण ढंग से निश्चित किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोजित सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन किसमें परिवर्तन है? तो सामाजिक संबंध में निरंतरता, एक दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है आपका? तो रैखिक, एक दिशा में हो रहा परिवर्तन, तो एक रेखा में सीधे चले जाओगे, रैखिक हो जाएगा। आगबर्न ने किस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर, है ना, विलंबना के आधार पर। की सही बात है, जब कहीं पर आग लग जाएगी तो वहाँ क्या होगा? विलंबना, मतलब लोग रोएंगे, विलंबित महसूस करेंगे ना, ऐसे समझ लो कुछ भी, ठीक। भौतिक संस्कृति का कौन सा गुण पाया जाता है? तो परिवर्तनशीलता। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको समझाना नहीं है, मेरा उद्देश्य कि आपके दिमाग में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठूस पाएँ, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे, है ना, जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ही सही हो जाएगा, ठीक, ऐसा होगा। कौन सा तत्व परिवर्तन का प्रौद्योगिकी कारक? कुछ बच्चे कमेंट करते भी हैं कि मैम समझाती नहीं है। बेटा समझाने का समय चला गया, ये वनडे एग्जाम की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक तरीके से ऐसे समझ लो कि कल पेपर है और आज हम आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाएँ, पढ़ाने का मतलब डिटेल में नहीं बताएंगे हम आपको चीज़ों को, डिटेल में जब बताना था तब पता नहीं आप कहाँ थे, है ना। बहुत बच्चों के भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने देखा। तो कौन सा तत्व परिवर्तन का प्रौद्योगिकी कारक है आपका? तो ऊर्जा का प्रयोग। कौन सा तत्व परिवर्तन का जनसंख्यात्मक कारक है आपका? तो अप्रवास एवं उत्प्रवास। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है आपका? तो आगबर्न ने प्रस्तुत किया। अभी हमने फिर से याद करवाया था ना इसको, किसने प्रौद्योगिकी के समाज को सामाजिक परिवर्तन का कारक माना है? तो बेबलन ने माना है। सामाजिक परिवर्तन का कारक माना है बेबलन ने, ठीक है। भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र परिवर्तन होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आगबर्न का। कौन सा परिवर्तन का सांस्कृतिक कारक नहीं है? तो कृषि यंत्रों का प्रयोग, ये परिवर्तन का सांस्कृतिक कारक नहीं है। किसने भारत में सामाजिक परिवर्तन का सबसे अधिक अध्ययन किया था? तो M.N. श्रीनिवास ने किया था। सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन को किसने सामाजिक परिवर्तन माना है? मैकाइवर तथा पेज ने माना है। कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहता है? अग्रणी मतलब आगे आगे रहता है, तो सोवियत संघ। 579 देखिए, किसने सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक आचार को भूमिका का महत्व दिया है? तो मैक्स वेबर ने दिया। सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सोरोकिन ने किया है। निम्नलिखित में से कौन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तनों के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? स्पेंसर। और पता है मार्क्स जब आप खुद से ये पढ़िएगा ना तो तब भी आप इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम आपको किसी वर्ड से कनेक्ट करके दिखा देते ट्रिक के माध्यम से, आप अपने अकॉर्डिंग भी कनेक्ट करके पढ़िए तो बहुत जल्दी चीज़ें याद होंगी, है ना। और अपनी बनाई हुई ट्रिक्स तो जीवन पर्यंत याद रहती हैं, है ना। सामाजिक परिवर्तन के निर्णायक कारक कौन से हैं आपके? तो ये सभी प्रविधि, प्रौद्योगिकी और
मूल्य। ये सभी हो गए। क्वेश्चन नंबर 583 देखिए, सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कौन से कारक हैं आपके? तो सांस्कृतिक बढ़तन, निहित स्वार्थ और नवीनता का भय, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा का क्या कार्य है? तो शिक्षा का कार्य है ये सभी, यानी शासित मूल्यों का स्थायी करना, संस्कृत का हस्तांतरण, परिवर्तन ग्रहण करने में सहायता। क्वेश्चन नंबर 985 देखिए, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से स्कूल के क्या कार्य हैं आपके? निरंतरता प्रदान करना, सामाजिक व्यवस्था के संबंध में आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना, ये सभी हैं। किसने सामाजिक स्तरीकरण को प्राकार्यात्मक रूप में अनिवार्य माना है? तो डेविस एवं मूर ने माना है। इनमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 587, इनमें से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाषा जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। किसने सामाजिक स्तरीकरण के मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। स्तरीकरण का आधार क्या है आपका? तो ऑप्शन ए असमानता है। इन देखो, स्तरीकरण का आधार क्या है? असमानता है। भाई जब 4 स्त्रियां साड़ी लेने जाती है तो वो सोचती है हम उनसे समान ना ले, हम उनसे समान ना ले, मतलब असमानताओं से युक्त साड़ियाँ लेकर के आती, इनके में दूसरी डिजाइन बनी हो, इनके में दूसरी, इनके में दूसरी, ऐसे करके। ठीक है, इनमें से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समुदाय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये औरतें जो होती हैं वो समुदाय में, ये जो स्त्रियां होती हैं ना, स्त्री, ये समुदाय में साड़ी लेने नहीं जाती, वरना सोचती एक ही कलर की हमारी डिजाइन की ना खरीद लें वो, है ना, ऐसे याद कर लो। समाज के अनेक स्तरों या भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? समाज का तो क्या कहलाता है? सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। स्त्रियां क्या करती हैं? स्त्रियों भाई शादी हो जाती है तो घरों को विभाजित कर देती, मतलब पहले भाइयों में लड़ाई नहीं होती, सास में लड़ाई ससुर से नहीं होती है, लेकिन जब ये स्त्रियां आ जाती हैं तो क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। भाई बंटवारे की बात होने लगती है कि ऊपर का हिस्सा हम लेंगे, इनके जो है वो जो है ऊपर वाला कमरा आ रहा है तो इनके हाल आ रहा, तो ये विभाजन का कार्य करती। कौन? स्त्रीकरण। मतलब ऐसे करके सिर्फ याद करने की टेक्निक से बुरा मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक, किसने कहा कि स्त्रीकरण समाज का क्षैतिज विभाजन है जिसमें उच्च एवं निम्न इकाइयाँ होती है? तो ये बात कही थी मूर ने, है ना। इन्होंने मतलब किसका, जो स्त्रियां होती हैं वो कहती हैं कि नहीं हम ऐसे बंटवारा नहीं करेंगे, हम क्षैतिज बंटवारा करेंगे जिसमें हमारे में भी आधा हाल आ जाए और आधा हाल का पोर्शन जो है दीदी वाले हिस्से में भी आ जाए, है ना। क्षैतिज बंटवारा यानी क्षैतिज विभाजन करेंगे घर का। और इसी चक्कर में क्या होता है? इसी चक्कर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो मर के, मूर से ऐसे याद रखो, बड़े बूढ़े जो होते हैं वो मर के चले जाते हैं लेकिन घर का बंटवारा नहीं हो पाता है, ऐसे याद रख लो। किसने कहा कि ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूह को थोड़े बहुत स्थायी स्तरण में परिस्थिति किया जाता है? स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है क्या? अकबर ने व निमकाफ। और जब ऐसा कुछ नहीं होता तो स्त्रियां क्या करती हैं? आग लगाने की धमकियां दे देती हैं, है ना। और क्या कहती हैं कि नाम खराब हो जाएगा। निमकाफ से क्या याद रखो कि नाम खराब हो जाएगा, आग लगाने की धमकियां देने लगती हैं जब उनका स्थायी संस्करण नहीं होता, मतलब उनके हिसाब से काम नहीं हो पाता है। सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सामाजिक स्तरीकरण सहायक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है? इसके माध्यम से स्थिति का निर्धारण हो जाता है फिर, है ना। अब भाई घर वाले कहेंगे कि चलो अच्छा समाज में बदनामी ना होए, है ना, तो इनकी सामाजिक स्तरीकरण सहायक फिर भाई जो वो कहती हैं वही होता है और इनकी जो स्थिति होती है उसका निर्धारण हो जाता है, ऐसे करके याद रख लेना। सामान्यतः सामाजिक स्तरीकरण किन 2 प्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो जातिगत और वर्गगत स्तरीकरण। किसका? जातिगत और वर्गगत। कैसे याद रखोगे कि देखो उनके यहाँ की भी तो औरतों ने लड़ाई की थी, उन ऐसे वो कहेंगे कि फलानी जाति में भी तो बंटवारा हो गया है ना, हमारे ही घर में केवल बंटवारा नहीं हुआ है। उनको देखो वर्ग के मतलब ऐसे याद रखो कि इतने उच्च कुलीन वर्ग के हैं, क्या उनके घर में बंटवारा नहीं हुआ है? हमसे इस तरह की बातें कर रहे हो, तो इस तरीके की लड़ाइयाँ भी होती हैं, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या है आपका? तो वर्ग है। किसने कहा है? जाति एक बंद वर्ग है, तो ये बात कही है DN मजूमदार एवं TN मदन ने कही। क्या कहा है? कि एक बंद वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कास्ट शब्द कास्टा से बना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये शब्द किस भाषा से लिया गया? पुर्तगाली। और उसके बाद में इनमें से कौन सा जाति की विशेषता नहीं है आपका? तो एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह कर सकते हैं, ये जाति की विशेषता नहीं है। किसने कहा? तो फाइनली हम लोग कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? अब 100 क्वेश्चंस। किसने कहा? जाति व्यवस्था समुदाय द्वारा स्वीकृत नियमों की वह कार्यात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्देश्य रूप में सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीवेट। किसने कहा? एक सामाजिक वर्ग व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है या विशेष स्थिति के
ही अन्य समूहों से उनके संबंध को निर्धारित करता है। तो ये बात की थी जिन्सबर्ग ने। किसने आर्थिक आधार पर वर्ग की व्याख्या की है? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने किसके आधार पर व्याख्या की है? तो आर्थिक। और सीधी सी बात है, जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो बहुत अच्छी होगी। क्यों भाई? जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप आईएएस बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे तो आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी, ऐसे समझो। वर्ग की सदस्यता कैसी होती है आपकी? तो पूर्णतः अर्जित होती है। कार्ल मार्क्स ने वर्गों को किन दो प्रकारों में विभाजन किया था? तो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, है ना। जिन्होंने बताया कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आप पूंजीपति बन जाओगे, मार्क्स अगर खराब आएंगे तो श्रमिक बन जाओगे। ठीक, ऐसे याद रखना। सामाजिक स्थिरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें स्थिरता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियां क्या भाई, स्थिरता तो पाई जाएगी। भाई स्त्रियां इतना मामला ब्लंडर कर देती हैं बंटवार के चक्कर में कि स्थिरता पाई जाती है, मतलब फिर आखिरी में वो जीत जाती हैं और सब कुछ स्थिर हो जाता है, मतलब अपना घर बसा लेती हैं, स्थिरता आ जाती है। किसने कहा? स्त्रीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे व्यक्ति तथा समूह एक स्थिति की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं। तो ये बात कही थी आगबर्न तथा निमकॉफ ने, इतना झेल ही चुके थे। उसके बाद में 607 देखिए, किसने कहा? स्त्रीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है। तो रेमंड मूर ने यह बात की थी। किसने कहा? सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता एवं अधीनता के संबंध में परस्पर संबंध होते हैं। तो ये बात कही थी जिन्सबर्ग ने। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विभेदीकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक स्त्रीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है आपका? तो ये समाज में पाया जाता है। इनमें से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भौतिया। उसके बाद में किसने सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी को क्षैतिज एवं उदग्र में विभाजित किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरोकिन में। इनमें से कौन सी सामाजिकता गतिशीलता नहीं है? तो जन गतिशीलता आपकी सामाजिकता गतिशीलता नहीं है। सोरोकिन के अनुसार इनमें से कौन सा उदग्र गतिशीलता का स्रोत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक संगठन, राजनीतिक संस्थाएं और स्कूल, ये सभी। किसने कहा है वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तो उसे जाति कहते हैं? तो ये बात कही चार्ल्स कुले ने। किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया है आपका मजूमदार मदन ने। निम्नांकित में से कौन सा जाति नहीं है आपका? तो मद्रासी जो है वो जाति नहीं है आपका, है ना। निम्नांकित में से कौन सी जाति है? तो जाति की बात करोगे तो श्रीवास्तव जो है वो एक जाति है ना। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 619, जाति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यह न्याय तथा समानता के आधार पर आधारित है। जाति के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जाति जन्म पर आधारित है, ये सही है। जाति के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रत्येक जाति का आर्थिक स्तर बराबर होता है, ये सही है। इनमें से किसने जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किंग्सले डेविस ने किया था। वर्ग के विषय में कौन सा कथन असत्य है आपका? तो वर्ग जन्म पर आधारित है, ये आपका असत्य है। निम्न में से कौन सी जनजाति है आपकी? तो जनजाति भील जो है वो जनजाति है। वर्ण व्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए किस नीति पर महत्व दिया जाता है आपका? तो अनुलोम पर महत्व दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्यात्मक। वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जाति। इनमें से कौन सा जाति का आधार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जन्म, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने वाला प्रमुख आधार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्निर्वाह। किस पर पूर्णतः आधारित वर्ग को जाति कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वंशानुक्रमण, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए समय का कुछ अभाव है, इस वजह से हम यहाँ पर बस कुछ ही क्वेश्चंस और करेंगे। अस्पृश्यता का संबंध किससे है आपका? तो जाति प्रथा से। वर्ग संरचना सबसे पहले किसमें विकसित हुई थी आपकी? तो कृषक में। वर्तमान भारतीय समाज में इनमें से किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है आपका? तो एक मजिस्ट्रेट को। इनमें कौन सम्मान दर्शाता है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक कार्यकर्ता। जाति व्यवस्था परिस्थिति प्रवृत्त है, आपके अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है ये ब्राह्मणों को परिस्थिति प्रदान करता है। ये हो गया है आपके 635 पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट, है ना। बाकी आपको हम बता दें कि जितनी आपने अभी तक तैयारी कर ली बस उसका रिवीजन कर लीजिएगा। एक हमारा जो ऐप आप इंस्टॉल कर लो पीजी पॉइंट, उसमें आपको जो ऐप में कोर्स सेक्शन में चले जाना, वहाँ आपको शिक्षा के समाजशास्त्र का एक कोर्स मिल जाएगा। अब तो वो 30 रुपये का हो गया, 70% ऑफ कर दिया हमने आपके एग्जाम की वजह से, जिसमें 501 लीनियर पॉइंट्स हैं। कितने? 501 लीनियर पॉइंट्स है। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो, है ना। इफ़ यू वांट यू कैन बाय फ्रॉम द ऐप एंड यू कैन रीड
डेट पॉइंट्स, है ना। और अभी आपके पास समय, और यदि ऐप से आपको परचेज करने के बाद PDF शो नहीं होती तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐप पे जाना होगा, ऊपर 3 लाइन्स में यहाँ जा करके फॉलो कर लेना होगा। फॉलो करने के बाद में आप हमको चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे टेलीग्राम पे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, फिर हम आपको तुरंत एक्सेस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। हो सकेगा तो आपको एक वीडियो मॉर्निंग तक भी हम दे देंगे, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा आप, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।